भारत में पहले की लड़कियां जो है वो शिक्षित नहीं हुआ करती थी, क्योंकि लड़कियों को पढ़ने लिखने जाने देना नहीं चाहते थे लोग, घर वाले। ठीक है, आज के समय में सभी लड़कियां आगे बढ़ चढ़ रही हैं, क्योंकि पढ़ाई कर रही हैं और पढ़ लिख करके वो कोई बड़े अफसर बन जाती हैं, कोई डॉक्टर बन जाती हैं, कोई इंजीनियर बन जाती हैं। इसी तरीक़ा से लड़के भी अगर पढ़ते लिखते हैं तो अच्छी जगह जाते हैं, अच्छा करते हैं। तो ये पढ़ाई सबके लिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सारे काम छोड़ दो और पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। यदि तुम इस समय 8 घंटा पढ़ लोगे तो आगे चल करके तुम्हें 12-14 घंटा काम नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आज के ना 8 घंटा पढ़ाई अच्छा है। आज तुम सोचो आज तो संडे है, आज रेस्ट है, इसलिए आज हम पढ़ेंगे क्या, आज खेलेंगे दिन भर। लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, थोड़े देर खेल लेते हैं और फिर बाकी पढ़ते भी हैं। तो अभी ईरान में अभी क्या है कि ईरान में महिलाओं की संख्या अधिक बढ़ रही है पढ़ाई लिखाई के तौर पर। ईरान में विज्ञान और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में महिलाओं का वर्चस्व है। वर्चस्व का अर्थ होता है कि महिलाएं अधिक ईरान में पढ़ाई कर रही हैं। किस विभाग में? इंजीनियरिंग में। और इंजीनियरिंग कर रही है वहाँ विज्ञान में पढ़ाई कर रही हैं। विज्ञान से टेक्नोलॉजी के इंजीनियरिंग और गणित की पढ़ाई भी कर रही हैं। तो इस तरह से 70% से ज़्यादा महिलाएं ईरान में शिक्षित हो रही हैं। 70% से ज़्यादा। हमारे यहाँ इतनी संख्या नहीं है। तो क्या करना चाहिए? लड़कियों को पढ़ाई करना चाहिए। चूल्हा चौकी के बाद भी पढ़ाई लिखाई करना आवश्यक है। खाना पीना बनाना भी सीखना आवश्यक होता है, लेकिन पढ़ाई भी करना आवश्यक होता है। और घर के कामों के साथ साथ हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। यह आंकड़ा अमेरिका, यूरोप जैसा कई विकसित देशों में भी ज़्यादा है। जहाँ जहाँ महिलाओं की संख्या अधिक शिक्षित है, वहाँ की स्थिति में सुधार हुई है, वहाँ तरक्की हुआ है। इसलिए महिलाओं को हमारे भारत में भी शिक्षित करने के लिए उनके माता पिता को, अपने लड़कियों को अधिक से अधिक शिक्षा दिलवाने की कोशिश करनी चाहिए। इतना ही नहीं, वहाँ की कई विज्ञान कक्षाएं महिलाओं द्वारा ही संचालित की जाती है। यानी कि ईरान में कई विज्ञान के, साइंस के टीचर महिलाएं होती हैं और महिलाएं ही पढ़ाती हैं। तो ईरान में महिलाओं की संख्या शिक्षित के तरफ ज़्यादा है, शिक्षा के तरफ ज़्यादा है। वियतनाम दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है। वियतनाम गुफा है। गुफा तुम समझ रहे हो, गुफा जैसे बहुत सारे एलोरा की गुफा ये हमारे भारत में भी है, लेकिन वो वियतनाम में है और उसका नाम है संडुंग गुफा। संडुंग गुफा, संडुंग गुफा का घर है। गुफा का घर है, मतलब ऐसा लगता है कि कोई हवेली हो, लेकिन वो गुफा है। 1991 में खोजी गई थी। अब ये खोज कौन करता है? इतिहासकार करते हैं। जो इतिहास बनाते हैं वही जगह जगह घूम घूम करके इधर उधर परेशान होते हैं और जगह जगह से पता निकालते हैं कहाँ क्या है, और उसके बारे में फिर जांच करते हैं कि ये किसने बनाया, अपने आप बना या किसी राजा महाराजा ने बनवाया। तो ये इसकी 1991 में खोज की गई। 2009 में ही पूरी तरह से जांची गई, जांच पड़ताल हुआ उसका कि यह इतनी विशाल है कि इसके अंदर अपना जंगल, नदी और मौसम प्रणाली भी है। देखो, उनका जंगल भी है, उस गुफा के अंदर जंगल है, उस गुफा के अंदर नदी है और उस गुफा के अंदर अपना मौसम है, उनका अपना मौसम। मतलब सर्दी गर्मी बरसात उनका अपना एक मौसम है। अगर ऊपर कहीं सर्दी के मौसम हो रही होगी तो उनके अंदर गर्मी के मौसम है, विपरीत है, उनका अपना एक मौसम है। उस गुफा का क्या नाम है? संडुंग गुफा। संडुंग गुफा कहाँ है ये? वियतनाम में। अब यह इसके कुछ कक्ष हैं जो 200 मीटर से भी ऊंची इसकी कक्ष है और इतने बड़े, उनमें 40 मंजिला गगनचुंबी इमारत है। गगनचुंबी का अर्थ होता है कि बहुत ऊंचाई पर, मतलब हम उसको देख नहीं सके इतनी ऊंचाई पर। जैसे कोई जहाज को तुमने देखा होगा कि वो इतनी ऊंचाई पर होता है कि बहुत छोटा दिखाई देता है, चिड़िया की तरह, है ना? तो इसी तरीक़ा से वो घर भी
गगनचुंबी है। गगनचुंबी का मतलब होता है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर, 40 मंजिला। हमारे यहाँ कितने मंजिला होते हैं? मुश्किल से 10, 12, 15, है ना। लेकिन वो 40 मंजिला तो बहुत बड़ी मंजिल हो गई, बहुत ऊंचाई होगी। 40 मंजिला गगनचुंबी इमारत समा सकती है। उसके अंदर इमारत भी अगर 40 मंजिला हो तो इतनी ऊंचाई पर है कि उसके अंदर समा जाएगी वो गुफा, गुफा में। अब वो मैंने कहा था कि कौन सा ऐसा देश है कि जहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है, तो वो नॉर्वे है। क्या है? नॉर्वे के कुछ इलाकों में साल भर अनोखी प्राकृतिक घटनाएं घटती रहती है। 6 महीना तक सूरज नहीं निकलता, है ना। तो 6 महीना तक सूरज नहीं निकलेगा, इसका मतलब रात है। और जिसे पोलर नाइट कहा जाता है। जब 6 महीना तक सूरज नहीं निकलते तो क्या कहते हैं? पोलर नाइट। और बाकी 6 महीने सूरज कभी नहीं डूबता, यानी दिन ही रहता है। तो जब दिन रहता है तो इसे कहते हैं मिडनाइट सन। क्या कहते हैं? मिडनाइट सन कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? नॉर्वे में। नॉर्वे में 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। और ये नॉर्वे है, ये विदेश है, यह अद्भुत दृश्य नॉर्वे का दुनिया भर का खास बनाता है। यही दृश्य, यही अलग से जो बातचीत है, ये नॉर्वे का अलग बना देता है, सभी दुनिया से अलग। मतलब और कोई देश नहीं है जहाँ 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता हो। उत्तर भारत के एक पहाड़ी गांव में सूरज 20 दिन तक नहीं निकलता। उत्तर भारत में, अब वहाँ तो 6 महीना, लेकिन उत्तर भारत में क्या होता है? 20 दिन तक सूरज नहीं निकलता। लेकिन वहाँ ब्लैक कार्बन ग्रीन हाउस की मदद से खेती जारी रहती है। खेती बाड़ी करते रहते हैं, और खेती बाड़ी जो करते हैं उस खेती बाड़ी में, ये खेती बाड़ी उनके यहाँ 20-20 दिन तक सूरज का निकलना नहीं होता। हमारे यहाँ सूरज जब नहीं निकलते सारे पौधे मुरझा जाएंगे, क्योंकि पौधों का भोजन सूरज की रोशनी से बनती है। और सूरज नहीं निकलेंगे तो उनका भोजन नहीं बनेगा, और भोजन नहीं बनेगा तो पौधे मुरझा जाएंगे। पौधों ने खाना नहीं खाया, तुम लोग हम लोग खाना नहीं खाते, मुरझा जाते हैं। वैसे ही पौधे खाना नहीं खाते, भोजन नहीं बनाते, सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो इसलिए ये उत्तर भारत में है जो 20 दिन तक क्या नहीं होता? सूरज नहीं निकलता। वहाँ 20 दिन तक सूरज नहीं निकलता। और उनके पौधे जो हैं, वहाँ के पौधे, वो फिर भी अपने ब्लैक कार्बन ग्रीन हाउस की मदद से, ब्लैक कार्बन जो है हमारे वायुमंडल में, उस कार्बन के माध्यम से यह अनोखी तकनीक बना करके अंधेरे में भी फसल उगाने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। अब उसमें अंधेरे में ही काम करते हैं। जिस दिन 20 दिन तक सूरज ही नहीं निकले, दिन में न रात में तो निकलते नहीं, दिन में भी नहीं निकलेंगे तो काम कैसे होगा? अंधेरा रहेगा, दिन रात लाइट जला करके रखना पड़ेगा। तो वहाँ बिजली की पर्याप्त मात्रा मिलती है, जिसकी वजह से वो लाइट के उजाले में, बिजली के उजाले में, ये ब्लैक कार्बन ग्रीन हाउस के उजाले में क्या करते हैं? अपनी खेती बाड़ी करते हैं, अपना काम रोजी रोजगार पेशा करते हैं। तो इस तरह से हमारे देश में अनेकों ऐसे जगह हैं जहाँ वो अदृश्य हैं, मतलब उनके बारे में कोई हम तुम नहीं जान पाते। तो जब हम पढ़ेंगे, किताबों में पढ़ेंगे, तभी तो जानेंगे। इसलिए किताबें पढ़ते रहना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय।